बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट हमज़ा निसार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए नए-नए गेस्ट लेके आते हैं और आज हमारे साथ बड़ी जो है ऑनरेबल पर्सनैलिटी मौजूद हैं इकबाल सहवानी। साहवानी साहब और जो कि एग्ज़ेक्टिव जो है डायरेक्टर हैं और इसके साथ एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर हैं होम टीवी के। और जो है इसके साथ-साथ ये फ़ॉर्मर जो है राइटर भी हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक़्त दिया ताकि मैं जो हूँ आपका इंटरव्यू कर सकूँ और आपसे जो है बहुत कुछ सीख सकूँ। तो जी सर जी। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा मेरे देखने और सुनने वालों। आ, वैसे तो खैर ये बड़ा अजीब सा लगता है अपने बारे में खुद बहुत सारी बातें करना, लेकिन चूंकि ये एक इंटरव्यूज की सीरीज है और उसमें हर शोबे से आप लोगों को मुंतखब करते हैं जो किसी न किसी शोबे में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। तो मेरा बेसिकली शोभा जो है वो राइटिंग, कलम से मेरा ताल्लुक है, सहाफ़त से मेरा ताल्लुक है और मैं हालात हाज़िरा के हवाले से स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ पीटीवी पर, और साथ-साथ जो है मुख्तलिफ रसाइल व जराइद में लिखता रहा हूँ, कॉलम भी लिखे हैं और मज़ामीन भी लिखे हैं। फिर ये कि शायरी और अदब से मेरा ताल्लुक है, तनकीदी मज़ामीन मैंने लिखे हैं, शायरी की है, शायरी की एक किताब मेरी आ चुकी है, मोहब्बत रक्स करती है, अभी आपके नाज़रीन को मैं दिखाऊँगा। और जी, इसके अलावा ये है कि जो चूँकि सहाफ़त का जो शोबा है वो एक वाहिद ऐसा शोबा है कि जिसमें हर शोबे से मुताल्लिक कुछ ना कुछ शुद्ध-बुद्ध आदमी को होती है। तो अब ये कि आप बहुत रेडियो से भी मेरी वाबस्तगी है, रही है और ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में भी कोशिश करता हूँ, इंटरनेट रेडियो से भी मुंसलिक हूँ और इसी तरह से ये होम टीवी के नाम से अपना एक वेब चैनल भी है और यहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ शोबों के लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराएँ और उनके तजुर्बात से लोगों को आगाह भी करें और उनकी रहनुमाई भी करें। तो बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जो एक साथ मल्टीपल चल रही हैं। आप कुछ सवालात करें तो शायद मैं मज़ीद बेहतर अंदाज़ से जो है एलैबोरेट कर सकूँ चीज़ों को। तो वैसे ये कि मेरा ज़ाहिर है कि एक अपना 2 इंटरव्यूज़ पहले भी मैं यहाँ दे चुका हूँ आपके साथियों को इसी तरह के। तो आपके ज़हन में क्या टॉपिक है या उस पर हम क्या गुफ्तगू कर सकते हैं, वो जब आप मुझसे डिस्कस करेंगी तो फिर मुझे कुछ बात से बात निकालने का मौका मिलेगा और उस पर हम गुफ्तगू कर सकेंगे। बिल्कुल सर। जो पहले तो मैं आपकी थोड़ा-सा लाइफ़ जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी कि आपका जो है सहाफ़त में किस तरह से दिलचस्पी हुई? इसके बारे में ज़रा हमें बताइए। देखिए ऐसा है कि लाइफ़ का जो सफ़र होता है, ज़िंदगी का सफ़र जिसे लाइफ़ जर्नी आप कह रही हैं, जी, वो बचपन, लड़कपन और उसके बाद फिर जो है वो एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का दौर आ जाता है। तो जैसे सबका बचपन होता है वैसे हमारा भी बचपन था। लेकिन ये है कि इसमें इस बात का इज़ाफ़ा कर लें कि हम सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं हुए थे। मैं मुतवस्सित घराने के उसमें एक घर में पैदा हुआ था अ, और जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है, उसमें उसकी करम नवाज़ी और मेरी मेहनत दोनों का दखल है, इसलिए कि अगर उसकी करम नवाज़ी ना हो, तो मेहनत भी कुछ नहीं करेगी और सिर्फ़ करम नवाज़ी उस वक़्त तो भी बहुत ज़्यादा जो है असरअंदाज़ नहीं होती, क्योंकि मेहनत जो है, वो पहली शर्त है हरकत में बरकत।
जो है। तो ये कि मैंने पाकिस्तान का एक शहर है हैदराबाद, जो कभी पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर भी कहलाता था और बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी था, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। उससे पहले जो है मेरे दादा जो है वो सेवन शरीफ में आए थे, तो वहाँ थे। उसके बाद फिर हम हैदराबाद में रहे। मेरी सारी तालीम, मेरी सारी जो कहना चाहिए कि नौजवानी का और फिर जवानी का पीरियड जो है वो हैदराबाद में गुजरा। मुख्तलिफ स्कूलों से और फिर कॉलेज, दो ज़ाहिर लाइफ में दो स्कूल आते हैं, एक प्राइमरी स्कूल आता है, फिर एक हाई स्कूल आता है। तो प्राइमरी स्कूल भी मेरा जो है वो उस जमाने में ये तालीमी निज़ाम नहीं था कि बहुत ज़्यादा आला दर्जे के लोगों के लिए जो है वो एक अलग स्कूल ऑफ सिस्टम मौजूद हो, और मुतवस्सित दर्जे या गरीब जो तबका है उसके लिए जो है वो अलग से स्कूल हो। बल्कि दो ही सिस्टम थे। एक वो था कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे या प्राइवेट स्कूल होते थे, लेकिन उनका निसाब कमोबेश एक ही होता था, बोर्ड एक ही होता था, तो उसी में इम्तहानात होते थे। और दूसरा जो है वो मिशनरी स्कूल्स होते थे क्रिश्चियंस के, तो वो दोनों सिस्टम थे। तो मेरा जो है वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मेरा था। फिर उसके बाद अल फारूक हाई स्कूल हैदराबाद का एक बहुत बड़ा स्कूल है, बड़ा नाम है उसका, उसने बहुत पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े लोग दिए हैं। तो फिर वहां से मैट्रिक किया। उसके बाद फिर सिटी कॉलेज हैदराबाद का एक बड़ा कॉलेज था। दो ही कॉलेज होते थे उस जमाने में, एक सिटी कॉलेज और दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज। तो मेरा ताल्लुक सिटी कॉलेज से था। उसके बाद फिर गजाली कॉलेज और दीगर कॉलेज भी आए। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से जो है मैंने प्राइवेटली एमए किया। तो इस तरह से ये सफ़र होता गया। फिर मुख्तलिफ अखबार और रसाइल से मेरा बचपन से तो एक लिखने का थोड़ा सा एप्टीट्यूड था, लेकिन ये कि फिजिकली मैंने जो है वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो पहले तो जो वर्किंग बॉय होता है उस तरह से किया, लेकिन फिर मुझे एक जो है रास्ता मिल गया कि मैंने सहाफ़त के शोबे को अपना लिया। और फिर उस शोबे में मैंने कोशिश की कि जो मुझसे सीनियर लोग थे उनसे मुझे कुछ सीखने का मौका मिला। और उस ज़माने में जो लोग होते थे वो ऐसे होते थे कि उनके साथ बैठना ही बहुत कुछ सीखने का मौका फराहम करता था। फिर ये मैनुअल दौर था, आज की तरह से डिजिटल दौर भी नहीं था। सब कुछ हाथ से करना पड़ता था, लिखने का काम भी हाथ से करना पड़ता था, और सारी जो प्रैक्टिकल जर्नलिज्म होती थी उसमें ट्रांसलेशन का अमल दखल था। उर्दू सर्विस उस वक्त ईजाद नहीं हुई थी, बल्कि सिर्फ दो पाकिस्तान में जो है सर्विसेज न्यूज़ एजेंसीज होती थी, एपीपी और पीपीआई, और दोनों की क्रीड जो है वो अंग्रेजी में ही आया करती थी। ये बहुत बाद में जो है 88 के अराउंड में जो है ये उर्दू सर्विस जो है आई थी। एनएनआई पहली न्यूज सर्विस, ये न्यूज एजेंसी थी जिसने उर्दू सर्विस। तो जो मेरी प्रैक्टिकल जर्नलिज्म थी उसमें ज्यादातर जो है वो अंग्रेजी से उर्दू के तर्जुमे का अमल दखल था। तो उसकी वजह से जरा हमारी जबान उस वक्त के एतबार से बहुत बेहतर थी। आजकल तो ना जबान पे कोई तवज्जो दी जाती है, ना इमले पे कोई तवज्जो दी जा रही है, ना जुमलों की बुनत पर कोई तवज्जो दी जा रही है। तो खैर बहरहाल वो फिर आपके आगे के मौज़ूआत में डिस्कस करेंगे। तो लाइफ का जर्नी इस तरह से रहा। फिर ये कि मुझे रेडियो पाकिस्तान में काम करने का मौका मिल गया, वहाँ भी मैंने सर्व किया। और इस दौरान में मेरा जो ये शेर व शायरी और लिखने पढ़ने से जो ताल्लुक था वो चलता रहा। और आजकल भी
ये जारी है, इसलिए कि न सहाफ़ी कभी बूढ़ा होता है, न रिटायर होता है, ना लिखने वाला कभी बूढ़ा होता है, ना रिटायर होता है, और ना ही जो है वो सब्जेक्ट्स खत्म होते हैं जिन पर लिखा जा सके, बल्कि ये उम्र ताउम्र का सफर है, और इसमें आप जितना भी अपने हिस्से का काम कर सकते हैं, फिर भी आप किसी भी शोबे को, किसी भी सब्जेक्ट को पूरी तरह से आप उसको कवर करके या उस पे ये दावा नहीं कर सकते कि जो आपने कर दिया वो हरफ आखिर है, आपके बाद अब कोई करने वाला नहीं होगा। तो ये कि हम इस समंदर में एक कतरे की तरह से काम कर रहे हैं, और हम जैसे बहुत सारे कतरे मिलकर जो है वो समंदर बन जाते हैं। तो मैं भी एक तालिब इल्म के तौर पर ही अब तक सीखने के अमल में हूँ, और हर नई चीज से सीखने का मौका मिलता है। जैसे आजकल आप लोगों से मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। जब आप लोग इंटरव्यूज लेते हैं तो कुछ नई बातें मेरे इल्म में आती हैं, मुझे पता चलता है, तो फिर मैं उसकी जुस्तजू में लग जाता हूँ कि मुझे कल क्या बात करनी होगी अगर आपसे बात होगी तो। ये कि ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये चलता रहता है और चलेगा जब तक जिंदगी है आदमी की, उस वक्त तक। और कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं है। मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सिर्फ एक वाहिद जात है जो एक मुकम्मल इंसान, जो सीरत के एतबार से कुरान की अमली तफसीर थे। यानी मुजस्समे कुरान अगर कोई बशर दुनिया में था तो वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो बाकी हम सब तालिब इल्म हैं, हम सब सीखने वाले हैं, और हम सब सीख रहे हैं। जी, बिल्कुल सर, लर्निंग प्रोसेस तो चलता ही रहता है। इंसान जहाँ जिस मर्ज़ी मुकाम पे पहुँच जाए, नई-नई बातें सीखने को मिलती हैं। सर, इसी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि सहाफ़त में जो आपने जर्नी अपनी बताई, आप जो है राइटर भी हैं, तो आप अपनी जो किताबें लिखते हैं, उसमें जो है किन पहलुओं को उजागर करते हैं? उसमें किस तरह के जो टॉपिक्स जो हैं वो शामिल? देखें, 2 तरह का एक साथ 2 काम हो जाते हैं। पहला काम तो ये है कि सहाफ़त जो है वो इन्फॉर्मेशन है। हुँ। जो आपने जैसा देखा वैसा बयान कर दिया। जी। ये सहाफ़त में कलम की जो ज़िम्मेदारी है वो ये है। लेकिन अदब में जो है कलम की ज़िम्मेदारी जो है वो सहाफ़त से मुख्तलिफ है। सहाफ़त बयानिया है और अदब जो है वो फ़िक्शन है। मतलब जिस तरह से आप चीज़ देख रहे होते हैं, सेम एज़ इट इज़ आप बयान नहीं करते। जिस तरह से आप देखते हैं कि आपके यहाँ जो आप ड्रामे या मूवीज़ जो भी देखते हैं, तो आप उसमें जो कैरेक्टर्स देखते हैं वो हमारे माशरे में, हमारे इर्द-गिर्द वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन हम किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करते। मतलब ये कि मेरा कैरेक्टर अगर कोई राइटर पोर्ट्रेट करता है, तो वो डायरेक्ट ये नहीं कहता जी ये इकबाल सहवानी साहब हैं। लेकिन वो मेरा कैरेक्टर ज़रूर होता है, लेकिन उसको प्ले कोई और कर रहा होता है, और उसमें कुछ ऐसी एंटरटेनमेंट और कोई ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं कि जिसमें यानी कोई आदमी ये क्लेम ना कर दे कि ये मेरी स्टोरी को जो है वो एज़ इट इज़ जो है पोर्ट्रेट किया गया है। तो यही है कि आप उम्मूमन देखते होंगे कि प्रोग्राम्स में भी और ड्रामों में भी और मूवीज़ में भी आम तौर पर एक डिस्क्लेमर जो है वो दिखाया जाता है पहले, कि कोई किरदार की किसी से मुमासलत जो है वो महज इत्तफाक तस्वुर की जाए। हालाँकि वो लिखने वाला जो है वो माशरे के उन्हीं किरदारों को लिख रहा होता है जो वो देख रहा होता है। लेकिन वो उसको थोड़ा-सा फिक्टिशियस करता है, उनको थोड़ा तब्दील कर देता है। उनकी हैयत जो है वो तब्दील करके उसके मरकज़ी ख़याल को कैप्चर करके लोगों के सामने पेश करता है। तो दोनों में अदब में और सहाफ़त में, दोनों में ये फ़र्क है कि अदब जो है वो चीज़ों को थोड़ा-सा ग्लैमराइज़ भी करके, थोड़ा-सा जो है कवर करके
बयान करता है, जिसमें आपकी एक दिलचस्पी का अंसर, एक इंटरटेनमेंट का अंसर और एक ऐसी रीडर की ख्वाहिश उसमें इन्वॉल्व कर देता है कि आगे जाकर क्या होने वाला है। तो वो नॉवेल या अफसाना या कहानी या ड्रामा, जो भी आप, इन सब में नस्र के इसमें शेप में जो भी चीजें लिखी जाती हैं तो वो अदब में काउंट होती हैं। लेकिन सहाफत में बिल्कुल सीधी सीधी जबान होती है कि आपने जो है मसलन आपका ताल्लुक अगर फैसलाबाद से है तो आपने डी चौक पर जो वाकया जिस तरह से देखा वैसे ही बयान कर दिया, या मैंने इम्प्रेस मार्केट पर कोई वाकया देखा तो उसको उसी तरह से रिपोर्ट कर दिया और सुबह अखबार में उसी तरह से छप गया कि जी फला ये हो गया, वो ये वाकया हुआ, इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ। तो लिखने वालों की जिम्मेदारी जो है वो इस तरह से बाइफरकेट होती है। सहाफी भी कलम से ही काम ले रहा है और राइटर भी कलम से ही काम ले रहा है, जिसको हम मुसन्निफ कहते हैं, जिसको हम अदीब कहते हैं। लेकिन दोनों का तर्ज तहरीर जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और जितने बड़े अदीब हैं उनमें से बेशतर जो हैं वो कहीं ना कहीं सहाफत से मुंसलिक भी रहे हैं। मतलब मैं अगर पाकिस्तान के, बल्कि उर्दू अदब में पाकिस्तान के से तो उनका जाहिर है कि ताल्लुक है, लेकिन वो उर्दू अदब का इस वक्त असर हाजिर का सबसे बड़ा नाम अफसाना निगार हैं। उनका जो है नाम इस वक्त मेरे जहन से अभी आ जाता है, नवाब वक्त में वो मुलाजिम थे, इंतजार हुसैन। तो इंतजार हुसैन से बड़ा अफसाना निगार जो है अभी हमारे दरमियान मौजूद नहीं था। तो इंतजार साहब जो है वो बेसिकली सहाफी थे, लेकिन वो जो कहानियां देखते थे या जो कहानियां वो अखबारात में रिपोर्ट करते थे उसको, लेकिन उन कहानियों को फिर वो अफसाने के कालिब में ढालते थे, तो वो एक अदब का शहपारा बन जाता था। तो ये दोनों का फर्क ये है। सर बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसील से जो है इसका डिफरेंस हमें बताया। तो इसी के साथ में जो है आज एक सवाल आपसे ऐसा करना चाहूँगी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है इसमें हम जो है मज़ीद तब्दीली कैसे ला सकते हैं और इसको जो है मज़ीद निखार कैसे इसमें पैदा कर सकते हैं? देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम की, मैं अब आपसे अगर इस पर करूं तो ये थोड़ा सा, आपने वो सोचा होगा ना, एक वो सुना होगा ना, मन चलेगा सौदा। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके कहूंगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, मैं अपने तक देखता हूं कि ये मेरे से ये सवाल जो आपने किया तो ये टची सा सवाल है कि ये दिल जलेगा सौदा हो गया। हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में एक हद फासिल पहले ही खड़ी की हुई है। मतलब ये है कि अमीरों का निज़ाम तालीम कुछ और है, गरीबों का निज़ाम तालीम कुछ और है। और दो तबकात जो हैं वो हमारी बुनियाद से शुरू हो जाते हैं। अब जब एजुकेशन सिस्टम में गरीब आदमी के लिए या मुतवसत दर्जे के आदमी के लिए तो वो स्कूल है कि जहां उस्ताद सरकारी कागजों में तो भर्ती है, लेकिन यह है कि वो ड्यूटी या फराइज के अंजाम दही के लिए वहां मौजूद नहीं है। या जिस तरह से वहां पढ़ाई हो रही है या जिस तरह का वहां माहौल है, जिस तरह की बिल्डिंग्स हैं, जिस तरह का फर्नीचर है, वो सारा का सारा एक माशरे के मुंह पर एक तमाचा है सरकारी स्कूलों का, जो आप अगर हाल देखें। उसके बाद ये है, दूसरी तरफ आ जाएं आप प्राइवेट स्कूल सिस्टम पर, जिसमें इंटरनेशनल चार्टर्ड एजुकेशन सिस्टम इन्वॉल्व है। मैं उनके नाम तो क्या लूं, आप भी बेहतर जानती हैं। लेकिन वहां पे आप देखें कि वहां का एनवायरनमेंट ये है कि वहां आपको
एयर कंडीशन माहौल भी मिल रहा है आपको, एक 5 स्टार होटल किसी जो मराहत और फैसिलिटीज हैं वो दस्तयाब हैं, और इसके बावजूद फिर उन स्कूलों में इतनी भारी फीस देने वाले जो बच्चे और बच्चियां हैं वो फिर एक ट्यूशन सेंटर्स को भी ज्वाइन करते हैं शाम को, वो वहां से ट्यूशन सेंटर्स भी जाते हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ जो सिस्टम है वो ये है कि एक प्रॉपर एजुकेशन मौजूद ही नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारे मुल्क में जो है वो तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये देखें कि पूरी दुनिया में जो तालीम है और जो तालीम का निज़ाम है वो यूनिफॉर्म है कि स्कूलिंग और एजुकेशन जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट देती है, ठीक है। और यहाँ मैं जर्मनी की चांसलर एंजेला मेर्केल को जो है वो कोट करूंगा कि उन्होंने अपने इस मुल्क में इस असातिज़ा की तनख्वाहें जो हैं वो डबल कर दी गई थी, तो उस पर बेशुमार जो दीगर सरकारी मुलाजमीन थे उन्होंने एहतजाज किया और कहा कि असातिज़ा की तनख्वाहें बढ़ाई हैं और हमारी उस तरह से नहीं बढ़ी। तो एंजेला ने जो जवाब दिया था वो ये दिया था कि जो लोग कौम की तामीर कर रहे हैं क्या आप उनका मुकाबला कर सकते हैं? आज जो जज बैठा है वो एक उस्ताद का मरून मिन्नत है, आज जो इंजीनियर बैठा हुआ वो एक उस्ताद का मरून मिन्नत है, आज जो एक पॉलिटिशियन बैठा हुआ वो उस्ताद का मरून मिन्नत है। तो जो उस्ताद का मकाम है वो किसी और को मैच हो सकता है, किसी से मैच करता है? तो मसला कहने का ये है कि हमारे यहाँ तो स्कूलों का और उस्ताद का और एजुकेशन का जिस तरह से आप देखते हैं कि इस निज़ाम में, मुल्की निज़ाम में असातिज़ा को हथकड़ियां लगाकर भी ले जाया जाता है। ठीक है, अखलाकी जराइम हो भी सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ह्यूमन एरर है, लेकिन आप उसकी जो एक प्रोफेशनल जो उसकी डिग्निटी है उसको आप हाइड आउट करके भी उसके साथ वो सारी प्रोसिक्यूशन और सारा उसके साथ जो है आप प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली हम कैसे ला सकते हैं जबकि हमारे जो पॉलिसी मेकर जो लोग हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, जो आपके इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, वो एजुकेशन पर परसेंटेज जो बजट का रखते हैं वो 1%, 2%, 2.5% से ऊपर होता नहीं है। तो जिस मुल्क में एजुकेशन जो है वो इतनी लीस्ट प्रायोरिटी पर हो वहां जो है एजुकेशन को सिर्फ जो है जिस निज़ाम के तहत चल रही है, लेकिन इसके बावजूद फिर ये कहने में मुझे कोई हार नहीं है कि इन्हीं हालात में रहते हुए भी अल्लाह ताला कुछ ऐसे लोग पैदा करता है, कुछ ऐसे होनहार लोग आ जाते हैं कि जब सिविल सर्विस का इम्तिहान होता है तो उसमें वो लड़के और लड़कियां जो हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं जो किसी 5 स्टार होटल स्कूल्स के पढ़े हुए नहीं होते हैं, बल्कि वो इसी तरह से गांव और देहातों से टाट पर बैठकर और दरख्त के नीचे बैठकर पढ़े हुए लोग होते हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत की बुनियाद पर इतना आगे आ जाते हैं कि वो इस मुल्क के सिविल ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये मगर ये कि एजुकेशन सिस्टम जो है उससे मैं कम से कम जो है स्टेट को बरीउज़ ज़िम्मा करार नहीं दे सकता, क्योंकि एजुकेशन स्टेट की जिम्मेदारी और स्टेट इज नॉट प्लेइंग इट्स रोल in a proper manner, in a positive manner, in the favor of the country or the nation. बहुत खूब। बिल्कुल सर। जी 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 सर, कंटिन्यू करें आप।
नहीं, मैं यही कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि जो रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में आज से नहीं, गुज़िश्ता कई दहाइयों से नाकाम है। ये मतलब कि मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर उस हुकूमत की बात कर रहा हूं जो इससे पहले भी रही है, कि उन्होंने एजुकेशन को कभी फोकस किया ही नहीं, कभी उसको प्रायोरिटी दी ही नहीं। वरना होना ये चाहिए कि एजुकेशन, आज आप दूसरे ममालिक की तरफ देखें, आपके पड़ोस में छोटा सा एक मुल्क है श्रीलंका, उसका लिटरेसी रेट 100% है। इंडिया के एक गांव और बहुत छोटे से कस्बे में भी आप चले जाएं तो वहां आपको जो है वो किसान जो काम करता हुआ मिलेगा, वो पढ़ा लिखा होगा, वो आपसे बात जो कर रहा होगा तो उसमें उसका लिटरेसी लेवल जो है वो नजर आ रहा होगा। इधर हमारे यहाँ आप ये देख लीजिए कि 80% वो लोग, पहले तो ये है कि एजुकेशन का हमारा लिटरेसी रेट ही बहुत हाई नहीं है, बिल्कुल काबिल शर्मिंदगी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग डिग्रियां लेकर आ रहे हैं, उनकी ये सूरत हाल है कि वो 4 सत्रह अंग्रेजी या उर्दू की प्रॉपर ग्रामर के साथ, प्रॉपर जो है लफ्जियात के साथ नहीं लिख सकते, और उनके पास मास्टर्स की डिग्रियां होती हैं, और उनमें से बेशुमार लोग जो हैं वो बड़ी हाई पोजीशंस पर भी बैठे हुए होते हैं, लेकिन उनका लेवल ये होता है, बल्कि मुझे तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि जो इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, जब उन्हें इत्तेफाक से कोई वो जनरल नॉलेज पूछ ली जाए, या उनसे पूछ लिया जाए कि 23 मार्च को क्या हुआ था या 23 मार्च क्यों मनाई जाती है, तो उनमें से बेशतर लोग ये नहीं बता पाते कि 23 मार्च का पस मंजर क्या था या 14 अगस्त का पस मंजर क्या है, या सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते, जिन्हें सेनेट में जो हमारे किस्मत के, हमारी कौम के, हमारे मुल्क के फैसले कर रहे होते हैं, वो सूरह फातिहा सही नहीं पढ़ सकते, वो सूरह कौसर सही नहीं पढ़ सकते। जी सर। तो मकसद कहने का ये है कि जो लोग इस मुल्क को चलाने के लिए हमारे यहाँ मौजूद हैं, उनका अपना लिटरेसी लेवल, उनका अपना लिटरेसी जो विजन है, वो इतना कमजोर और इतना कम है कि उनको ये लगता ही नहीं है कि इस मुल्क में जो है तालीम को आम होना चाहिए, और अगर तालीम आम होगी तो वो जो एक सिस्टम यहाँ पे राइज है, वो सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। फिर एक आम आदमी जो है वो आपके इन ऐवानों में पहुंच जाएगा जहां मुल्क के फैसले हो रहे होते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया, और जो है इस मौजू को जो है जिस तरह से मैंने क्वेश्चन किया, आपने जो है उसका आंसर बड़ी डिटेल से दिया। थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला आज इस इंटरव्यू के ज़रिए, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं आखिरी जो है आपसे सवाल यही करूँगी कि आप जो है हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यूथ को मैसेज सिर्फ ये देना चाहूंगा कि हमें अब, एक शेर आपके नजर करूंगा, मेरे एक दोस्त थे, अब मरहूम हो गए, उनका शेर है आलम अंसारी, कि जो वक्त के कदम से मिलाते नहीं कदम, जो वक्त के कदम से मिलाते नहीं कदम, आवाज दे रहे हैं वो अपनी कजा को आप। तो बदलते हुए तकाजों को अपनाने की जरूरत है। अब हम डिजिटल मीडिया और डिजिटल ईरा में दाखिल हैं, तो हमें इन सब चीजों को जो है अडॉप्ट करना चाहिए और इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और आने वाली जो नस्लें हैं वो हमारी तरह से तख्तियां नहीं लिखेंगी, वो हमारी तरह से सलेटें नहीं लिख रही हैं, वो हमारी तरह से जेड का निब इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, या फाउंटेन पेन स्याही वाला इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। वो बॉल पॉइंट से भी अब उस पर आ गए हैं कि जिसपे सिर्फ जो है आपको जो ये जो
क्या कहते हैं उसको, कीपैड पर सिर्फ टाइप करना है। आपका पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऑनलाइन हो गई है कोविड की वजह से, और कोविड ना भी हो तो ये सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है वैसे भी। ठीक है, आपको जो लोग पढ़ा रहे हैं, अब आप जाकर देख रहे होते हैं, गूगल सर्च कर रहे होते हैं किसी केमिस्ट्री की किताब के लिए, किसी फिजिक्स की किताब के लिए, किसी उर्दू के लिए भी आपको जो है वो गूगल सर्च करना पड़ता है, या आपको रेख्ता की साइट पर जाना पड़ता है। तो मकसद ये कि अब इस टेक्नोलॉजी को नई नस्ल को अपनाने की जरूरत है, और जितनी जल्दी इसमें एंटर होंगे उतनी जल्दी हम इन चीजों तक पहुंच जाएंगे। अगर हम पीछे हैं या हमें पीछे रखा जा रहा है या रखा गया है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग ये समझते हैं कि अगर एक आम आदमी के पास वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारी नॉलेज आ गई, तो फिर आम आदमी और खास आदमी का फर्क मिट जाएगा। तबकाती जंग जो है, तबकाती जो कशमकश है, जो पाकिस्तान में या बर सगीर में जो तबकात हैं, फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम या जो इंपीरियलिज्म का सिस्टम है, ये इंपीरियलिज्म सिस्टम जो है ये उस दम तोड़ देगा। तो इसको अपने इस सिस्टम को बचाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी से दूर रखा जाता है, दूर रखा जा रहा है। जो चीजें यूरोप में या तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत पहले आ चुकी हैं, उसका अशर अशीर यहाँ तक अभी पहुंचा नहीं है, जबकि हम उन्हीं के साथ रह रहे हैं, उसी सदी में रह रहे हैं जिस सदी में वो लोग हैं। जब हम वहां जाते हैं तो हम क्यू में लगना गवारा करते हैं, जब हम यहाँ होते हैं तो हम अपना वीआईपी कल्चर दिखाते हैं कि मैं फला एमपीए हूं, मैं फला एमएनए हूं, मैं फला ब्यूरोक्रेट हूं, तो मेरे लिए लाइन नहीं है, मुझे जो है फॉरेन प्रायोरिटी मिलनी चाहिए मेरी, उसमें जो भी मेरी वो है। अगर एयरपोर्ट पर है तो भी, अगर हम नादरा की लाइन में खड़े हैं तो भी, फिर हम प्रायोरिटी और अपना आइडेंटिटी को जो कैश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुबई एयरपोर्ट पर हम खड़ा होना पसंद कर लेते हैं। तो ये है कि ये जो चीजें हैं, ये तबकाती कशमकश, इसको खत्म होने की जरूरत है, और नौजवान किसी पे इन्हिसार ना करें, बल्कि अब दुनिया इतनी वसी हो गई है, ये सारा आप और मैं इस वक्त एक ऐसी डिवाइस पर बैठे हुए हैं जिसकी टोटल जो साइज है वो 2.5 इंच और 6 इंच है। यानी एक सेल फोन पर बैठकर हम जो है इस वक्त दुनिया से बातें कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। तो ये इस टेक्नोलॉजी को आम करने की जरूरत है, और इस टेक्नोलॉजी को हमारे एजुकेशन सिस्टम में मुतारिफ कराने की जरूरत है। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ आपके वीआईपी कल्चर में गई हुई है। आपकी जो गांव में जो बच्चा बैठा हुआ है, जो देहात में बच्चा बैठा हुआ है, जो छोटे शहरों में जो बच्चे बैठे हुए हैं, उनको इसका कुछ पता भी नहीं है कि उन्होंने उनके हाथ में कंप्यूटर। अफसोसनाक बात यह है कि आप ये देखिए कि पहली बात तो ये कि है नहीं, लेकिन अगर है भी कहीं तो कंप्यूटर लैब्स जो है वो हाई स्कूल में मैट्रिक के बाद वो उसमें स्टूडेंट इंटर होता है। यानी कंप्यूटर लैब जो है वो पहले, इसके बरक्स आप नर्सरी में अपना बच्चा दाखिल करा दें किसी प्राइवेट स्कूल में, तो उसके सवालात में ये चीज मौजूद है कि जी डिवाइस क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रिंटर क्या है, स्कैनर क्या है, फला क्या है, फला। तो मकसद कहने का ये है कि ये नौजवानों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद जो इस वक्त हमारा दुनिया के कदम से कदम मिलाने का जो निज़ाम है, इसको अपनाएं, इसकी तरफ ध्यान दें, और कोशिश करें कि लोगों को अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए अवेयरनेस के सिस्टम को नाफिज करें। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, अगर आपके पास कोई इल्म है, तो यू शुड ट्रांसफर इट टू द अदर्स। अगर हम एक दूसरे से वाकिफ नहीं होंगे, अगर हम एक दूसरे को नॉलेज ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो चिराग से चिराग नहीं जलेगा। तो जरूरत तो इस बात की है कि चिराग से चिराग जलेगा तो रोशनी होगी, तो चिरागा होगा तो जगमगाएगा पाकिस्तान।
पाकिस्तान को अगर रोशन देखना है तो हमें अपनी जिम्मेदारी इस तरह से महसूस करनी है कि जो सीनियर्स हैं उन्हें अपने जूनियर्स को इनकरेज करना है, और जो जूनियर्स हैं उन्हें अपनी नॉलेज को शेयर करना है एक दूसरे के साथ। अगर मेरे पास कोई चीज है तो मुझे आपको ट्रांसफर करनी चाहिए, और अगर आपके पास कोई चीज है तो आपको मुझे और अपने दूसरे अहबाब को ट्रांसफर करनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि हम, क्योंकि हर आदमी अकले कुल नहीं है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। तो अकले कुल अगर कोई शख्स नहीं है तो हम सब जो है हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सब जो है वो अपनी अपनी नॉलेज, अपना अपना एक्सपीरियंस, अपना अपना जो तजर्बा है एक, वो हम लोगों तक शेयर भी करें। और अगर हम ये देख रहे हैं कि सामने गड़ा है तो अपने साथ आने वाले, अपने पीछे आने वालों को बताएं कि सामने गड़ा है, ताकि वो होशियार हो जाएं। ये नौजवानों की ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान नौजवानों का मुल्क, तो नौजवानों पर ज्यादा भारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, और इसके लिए सोसाइटी जो है वो अहम रोल अदा कर सकती है। हुकूमतों पर इन्हिसार करना छोड़ दें। हुकूमतें सिर्फ अपने मकासद के लिए और अपने लोगों को प्लीज करने के लिए अपनी सारी तवानाइयां सर्व करती है, अपने अदद, अपने नंबर्स सिक्योर करने के लिए अपनी तवानाइयां सर्व करती है। उसे आम आदमी से ना कोई दिलचस्पी होती है, ना कोई दिलचस्पी है। लेकिन आम आदमी के साथ दिलचस्पी जो है ना वो होनी चाहिए, और उसको ही हमें प्रोमोट करना चाहिए, और उसी को हमें इनकरेज करना चाहिए। मैं हमेशा बैठकर ये बात कहता हूं कि नौजवान जो है वो इस मुल्क का सरमाया है, लेकिन ये सरमाया जो है हम बेदरे खर्च कर रहे हैं। इस सरमाए को हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इसकी प्रोडक्शन आएगी ना, लेकिन अगर हम इसको वैसे ही फजूल खर्ची के तौर पर खर्च करेंगे तो इसका कोई प्रोडक्टिव इनपुट तो नहीं आएगा। तो आप माशाल्लाह से यूथ हैं, यंग हैं, और यू पीपल्स आप हैं, आपके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। अब देखें ना, एक नई चीज जो है वो इस सिनेरियो में आ रही है कि बहुत सारे लोग ये इंटरव्यूअर्स का काम कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली यू पीपल्स आर ग्रूमिंग, आप लोगों को ग्रूम किया जा रहा है कि भाई आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको पता चल जाए। आप 50 प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स के साथ जब बात करते हैं तो उनकी अलग अलग एक्सपर्टीज का अगर आपने एक एक परसेंट भी ऑब्जर्व कर लिया है या अपनी नॉलेज में कहीं बैक माइंड में महफूज कर लिया, तो कम से कम आपकी ग्रूमिंग तो प्रॉपर होगी ना। आपको पता होगा साइंस में क्या हो रहा है, आपको पता है जर्नलिज्म में क्या हो रहा है, आपको पता है एजुकेशन में क्या हो रहा है, आपको पता चले हेल्थ में क्या हो रहा है। कभी आपका गेस्ट डॉक्टर होता है, कभी आपका गेस्ट जो है प्रोफेसर होता है, एजुकेशनिस्ट होता है, कभी आपका गेस्ट जो है ये मुझ जैसा तालिब इल्म होता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, टाइम भी हमने आपका ज्यादा ले लिया, और बातें करने के लिए तो बहुत होती हैं, लेकिन टाइम का ख्याल करना चाहिए। तो आई एम थैंकफुल टू यू, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने जो है मुझे टाइम दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला, डिटेल में आपसे बात हुई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हमजा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।